फ्रॉम टुडे हम लोग शुरू करेंगे क्या, एरर के बारे में। हाँ, एरर के बारे में हम लोग शुरू करेंगे आज से। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द टर्म यू आई इज द एरर टर्म। अब कैसे एरर आता है और ये एरर का क्या फंक्शन है, इस बारे में हम लोग आज जानेंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रेडिक्शन प्रॉब्लम, यू आई is the difference between yi and its predicted value using the population regression line। अब देखो, मानो कि जैसे कि ये वाला है, यहाँ पे टेस्ट स्कोर है, इसको हम बोल सकते हैं ये yi है, और ये स्टूडेंट टीचर रेशियो, इसको हम बोल सकते हैं ये xi है। तो हम लोगों के पास दो वेरिएबल्स का डेटा मौजूद है, एक तो है yi और दूसरा है xi। ठीक है ना, ये दो वेरिएबल्स का डेटा, बहुत सारा डेटा हमारे पास मौजूद है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस दो वेरिएबल का इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे, सुनाई दे रहा है ना? हाँ, ये दोनों गिवन है, ये दोनों क्या है, गिवन है। हाँ, अब इन दोनों का इस्तेमाल करके, रिग्रेशन का यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, प्रेडिक्टेड वैल्यूज ऑफ yi। मतलब ये तो गिवन वैल्यूज है, yi का जो हम लोग के पास डेटा है वो गिवन वैल्यूज है, और हम लोग रिग्रेशन लाइन का इस्तेमाल करके, मतलब जो कि ये है yi इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi प्लस ui। तो ये जो हम लोग बनाएंगे, ये क्या है, प्रेडिक्टेड वैल्यू। और जो हमारे पास है, मान लो कि ये 20 है, ये 15 है, ये 60 है, ये 17 है, ऐसे तरीके से बहुत सा डेटा है। तो ये जो है, ये कौन से वैल्यूज है, ये गिवन वैल्यूज है, और ये हम लोग बनाएंगे प्रेडिक्टेड वैल्यू इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके। अब ये प्रेडिक्टेड वैल्यू और गिवन वैल्यू का जो डिफरेंस है, ये हो गया गिवन वैल्यू, और प्रेडिक्टेड वैल्यू को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही है क्या, ui। ठीक है, आगे आगे भी जाके हम लोग और समझेंगे। जैसे कि ये जो हमारे पास, बोलो, ये डॉट डॉट लाइन क्या है, मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट में देखो स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या आ रहा है, लगभग ये क्या है, ये हम लोग इसको लेते हैं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, तो 1 2 3 4 5, ये मान लो कि 14 है, ये 14, ये 13, ये 12, ये 11। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट में स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है, 14 है। हाँ, और ये पॉइंट जो है, मान लो लगभग यहाँ पे आता है, मान लो इसको हम 635 बोलते हैं। तो ये पॉइंट जो है, ये है 14,635। इसी तरीके से जो बताया ना मैंने कि हम लोग के पास डेटा है, y का भी डेटा है, x का भी डेटा है, तो हर एक डेटा को अगर हम प्लॉट करेंगे, तो इसी तरीके का एक x का वैल्यू और y का वैल्यू, जिस तरीके से हम प्लॉट करते हैं,
है ना, ये वाला क्या है, वाई आई है, और ये वाला क्या है, एक्स आई है। तो प्लॉट करेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट सा आएगा, एक्स का वाई का, तो उसी का प्लॉटिंग है ये। इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्कैटर डायग्राम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये देखो स्कैटर्ड होके ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। और आगे देखते हैं हम लोग क्या है, वी हैव प्लॉटेड द डेटा पॉइंट्स फ्रॉम 420 स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब 420 स्कूल जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसका हमने प्लॉटिंग किया है। देयर इज ए वीक नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट टीचर रेशियो एंड टेस्ट स्कोर। देखो इस तरीके से, मतलब ये जो है ना, ये जो स्कैटर डायग्राम है, देखो ये इस तरीके का है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे डिमांड कर्व होता है हम लोग का, किस तरीके होता है, यहाँ पे प्राइस होता है, यहाँ पे क्वांटिटी होता है, तो इस तरीके का होता है। ये नेगेटिव रिलेशनशिप है ना, डिमांड कर्व जो होता है, तो उसी का पैटर्न शो हो रहा है, लेकिन क्या है, वीक नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट टीचर रेशियो एंड टेस्ट स्कोर्स। द सैंपल कोरिलेशन इज, अब इन दोनों का अगर कोरिलेशन निकाले तो हमें क्या मिला, अब बताओ, ये निकला आर का वैल्यू, इसका मतलब बताओ। नेगेटिव तो है, मतलब 23% लीनियर एसोसिएशन है, नेगेटिव लीनियर एसोसिएशन। हम लोग क्या बोल सकते हैं, 23% लीनियर एसोसिएशन, मतलब रिलेशन। अच्छा, नेगेटिव 23% लीनियर एसोसिएशन इन बिटवीन, बोलो किसमें, टेस्ट स्कोर, नहीं, टेस्ट स्कोर और इन बिटवीन टेस्ट स्कोर एंड स्टूडेंट टीचर रेशियो, इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, और वो लीनियर कितना है, 23% लीनियर रिलेशनशिप है। 23% नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव है, और लीनियर एसोसिएशन कितना है, 23%। तो हम लोग को तो 100% नहीं मिला, तो हम लोग यहां पे ये टेस्ट स्कोर और स्टूडेंट टीचर रेशियो के बीच में हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए हम लोग आगे कहां जाएंगे, रिग्रेशन की तरफ जाएंगे। देखो, डिस्पाइट दिस लो कोरिलेशन, इफ वन कुड समहाउ ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस डेटा, अब ये डेटा में एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करना है रिलेशनशिप को जानने के लिए, ठीक है ना। ये इस तरीके का हो सकता है, ये इस तरीके का हो सकता है, ये इस तरीके का हो सकता है, बहुत से तरीके का हो सकता है, लेकिन कौन सा वाला लाइन सही रहेगा वो हमें रिग्रेशन बताएगा, बेस्ट लाइन होगा। ये डेटा को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो लाइन इस तरीके का हो सकता है, या इस तरीके का हो सकता है, या इस तरीके का हो सकता है, बहुत सारे तरीके का हो सकता है लाइन, लेकिन कौन सा वाला लाइन, विच लाइन विल बी द बेस्ट लाइन, कौन सा लाइन बेस्ट होगा, ये कौन बताएगा, ये रिग्रेशन बताएगा, ठीक है। तो इफ वन कुड समहाउ ड्रॉ, क्योंकि समहाउ क्यों, क्योंकि ये कोरिलेशन का वैल्यू बहुत कम आया, तो इन दोनों के बीच बहुत कम लीनियर रिलेशनशिप है। अगर कम लीनियर रिलेशनशिप होता है तो लाइन बनाना, ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, समहाउ अगर कोई ड्रॉ करना चाहे एक स्ट्रेट लाइन,
through this data, then the slope of the line would be an estimate of beta class size based on this data. मतलब अगर हम ऐसे लिखें तो ये क्या होगा, किस तरीके होगा, टेस्ट, जैसे कि हम लिखते हैं टेस्ट स्कोर बीटा नॉट बीटा क्लास साइज इंटू एक्स आई और यू आई आएगा एरर के लिए। अब देखो एरर कहां से आता है, कैसे आता है। देखो, द मोस्ट कॉमन वे टू चूज द लाइन दैट प्रोड्यूसेस लीस्ट स्क्वायर्स फिट दिस डेटा, दैट इज टू यूज द ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। जैसे कि कहा कि यहां पे बहुत सारे लाइन हम लोग फिट कर सकते हैं, वी कैन फिट मल्टीपल लाइन्स, बट लेकिन कौन सा लाइन सबसे बढ़िया होगा, ठीक है ना, सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा, तो उसके लिए जो टेक्निक या प्रोसेस है, प्रोसीड्यूर है, उसको हम क्या बोलते हैं। एक तो अभी जो हम सीखेंगे बहुत सारे टेक्निक्स है, प्रोसेस है, तो सबसे कॉमन हाँ, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी हम जो सीखेंगे वो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, OLS। तो थोड़ा सा देखेंगे कि वो काम कैसे करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक लाइन, ऐसा कुछ लाइन होगा, ठीक है ना, और ये डेटा पॉइंट्स तो है। अब देखते हैं कि मान लो पहला वाला जो ऑब्जर्वेशन है, ये वाला, इसमें देखो x1 है, y1 है, ठीक है। अब ये पॉइंट के लिए हम लोगों ने कौन सा वाला पॉइंट चूज किया। देखो ये पॉइंट तो लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है, ये जो पॉइंट है लाइन के ऊपर आ रहा है क्या, यहां पे आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ये दूर है यहां से। लेकिन ये जो लाइन है, हम लोगों ने इस लाइन में इस पॉइंट के जगह पे ये पॉइंट को चूज किया। वी सिलेक्टेड दिस पॉइंट जो लाइन पे है, इंस्टेड ऑफ दिस इज द एक्चुअल पॉइंट। एक्चुअल पॉइंट ये तो है ना रियलिटी में, और ये हमने मैन्युफैक्चर किया, ये हम लोगों ने बनाया। तो ओरिजिनल पॉइंट और मैन्युफैक्चर्ड पॉइंट में क्या डिस्टेंस है, U1। U1, this is the distance between actual point and manufactured or constructed point। ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने कम लिया। ये तो ये जो ओरिजिनल पॉइंट है ये थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन हम लोगों ने इस पॉइंट के जगह पे ये पॉइंट ले लिया, तो ये एरर आ गया मॉडल पे। उसके बाद देखो ये वाला दूसरा ऑब्जर्वेशन के लिए, ये पॉइंट है ओरिजिनल एक्चुअल, लेकिन इसके जगह पे हमने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया जो लाइन पे आता है, तो हम लोगों ने ज्यादा लिया, यहां पे हमने कम लिया, तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने जो कम लिया वो नेगेटिव हो जाएगा, तो कम लिया ना, पहला वाला में कम लिया, दूसरे वाला में ज्यादा लिया, तो ये कम हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहां पे ऐड करना पड़ेगा। ये इस तरीके से हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग क्या
थोड़ा थोड़ा करके एरर, जैसे कि ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहां पे है, लेकिन इस पॉइंट की जगह पे हमने लोगों ने लिया इस पॉइंट को, तो थोड़ा सा, हाँ U3 U4 करके करके होगा, अप टू कहां तक होगा, जैसे कि U1 U2, ये सब एरर है। अब कौन मतलब U1 पॉजिटिव है, U2 नेगेटिव है, U3 भी नेगेटिव, मान लो U4 पॉजिटिव हो गया, इस तरीके से, मतलब कुछ एरर्स पॉजिटिव में है, कुछ एरर्स नेगेटिव में है, तो एरर कहां से आया ये तो समझ में आ गया ना, क्योंकि हम लोग ये जो डायग्राम है, फर्स्ट वाला देखते हैं, यहां पर लाइन बिठाएंगे कि हम लोग बोल रहे हैं ये लाइन इस डेटा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हर एक पॉइंट तो लाइन के ऊपर नहीं है, हर एक पॉइंट तो लाइन के ऊपर नहीं है ना। अगर ये इन दोनों के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर 1 या -1 कुछ भी आ जाता, तो हम लोग क्या देखते, कि हर एक पॉइंट ना एक्चुअली इस लाइन के ऊपर ही आ जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जितना कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 या -1 से दूर होगा, उतना ही ये डायग्राम उतना फैलेगा। जैसे कि मान लो ये वाला, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, मान लो x और y का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ये है 0.8, मतलब 80% लीनियर एसोसिएशन है, ठीक है ना। तो इन दोनों का मान लो इस तरीके का स्कैटर डायग्राम मिला हम लोगों को, ठीक है। और एक जगह पे अगर हम लोग देखें कि ये वाला x है, ये वाला y है, और यहां पे 0 पॉइंट मान लो ये वाला 5 है, मतलब 50% लीनियर एसोसिएशनशिप है, तो ये क्या होगा, ठीक है। क्या देख पा रहे हो कि यहां पे ये कम फैला हुआ है, या फिर ज्यादा, जितना ये कम होता जाएगा उतना ज्यादा इसका फैलाव होता जाएगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो उसी लिए, तो अगर हम इस डेटा के लिए एक लाइन को जबरदस्ती यहाँ पे फिट करना चाहे, तो हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए हमें एक एरर टर्म आएगा, मिलेगा, या तो वो एरर पॉजिटिव एरर हो सकता है, या तो वो एरर नेगेटिव एरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग को समझ में आ गया ना एरर कैसे आते हैं। तो उस चीज को, यही काम है ओएलएस का, यही काम है कि एरर को मिनिमाइज करना है। हाँ, मतलब एक लाइन हम बनाएंगे, जिस लाइन पे, यहां पे तो ये दूसरा भी एक लाइन बन सकता है, एक यहां पे भी लाइन बन सकता है, इस तरीके का लाइन बन सकता है, लेकिन हर एक लाइन में एरर ज्यादा होगा इस लाइन के मुकाबले। ये जो लाइन बनाएंगे हम, ये किसका इस्तेमाल करके बनाएंगे, ओएलएस मेथड का यूज करके हम बनाएंगे। तो ओएलएस मेथड का यूज करके जो लाइन बनाएंगे, वो लाइन क्या होगा, सबसे एरर कम आएगा उस लाइन पे। वैसे लाइन तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन ओएलएस का इस्तेमाल करके जो लाइन हम बनाएंगे, फिट करेंगे, फिट लाइन फिट करेंगे, वो उसको क्या कहते हैं, इसको बेस्ट फिट कहते हैं, बेस्ट फिट, सबसे बढ़िया फिट। सबसे बढ़िया किसको बोलते हैं, जहां पे एरर सबसे कम आते हैं, है ना। आगे समझ में। तो
OLS का इस्तेमाल करके हम लोग ऐसा लाइन बनाएंगे जहां पे एरर सबसे कम होती। तो और आगे आगे देखेंगे। अब देखो OLS मॉडल का फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करने से पहले अर्थशास्त्री ने इसका एजम्पशंस कुछ कहा है। मतलब पहले आप ऐसा तो नहीं कि आप लोग आपने चाहा और कहीं भी OLS लगा दिया, मॉडल का इस्तेमाल कर लिया, ऐसा नहीं। उसका इस्तेमाल करने के लिए कुछ कंडीशंस है, अगर वो सेटिस्फाई हो रहे हैं तभी हम OLS का इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है ना। जैसे कि आप मतलब इकोनॉमिक्स ऑनर्स के क्लास में तभी बैठ पाएंगे, आपने जो कॉलेज में भर्ती वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाला फॉर्म फिलअप किया, ठीक है ना, उसका फीस दिया, तभी जाके आप इकोनॉमिक्स के क्लास में लेक्चर में अटेंड कर पाएंगे। है कि नहीं, बताइए। तो वैसे ही OLS का भी इस्तेमाल करने से पहले हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा कि OLS का कुछ एजम्पशंस है, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो फिर जाके हम OLS को अप्लाई कर सकते हैं। पहला वाला एजम्पशन क्या है, देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज लीनियर। मतलब ये x और y के बीच में जो रिलेशन है ये लीनियर होना चाहिए। जैसे कि हम लोग कोरिलेशन का निकालते हैं ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो लीनियर रिलेशनशिप नहीं है एक्स और वाई के बीच में। ठीक है। तो पहला वाला एजम्पशन तो है कि एक्स एंड वाई ये दोनों लीनियर होने चाहिए। नंबर 2, द एरर हैज जीरो एक्सपेक्टेड वैल्यू। मतलब एरर का जो मीन है, मीन वैल्यू ऑफ एरर, सुनाई दे रहा है ना, मस्ट बी जीरो। हेलो, हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है ना। तो मीन वैल्यू ऑफ एरर मस्ट बी जीरो। एरर का ये मीन वैल्यू किस लिए, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ यू मतलब मीन ऑफ यू, ये जीरो होना चाहिए। एरर 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 एरर, ठीक है ना। तो एरर का वैल्यू जीरो होना चाहिए, मतलब एरर का मीन एवरेज जो है वो जीरो होना चाहिए। तीसरा, द एरर टर्म हैज कांस्टेंट वेरिएंस फॉर ऑल ऑब्जर्वेशंस। मतलब एरर का जो वेरिएंस है, एरर वेरिएंस, मैंने कहा था कि एरर के बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे। एरर वेरिएंस मस्ट बी कांस्टेंट। यहां पे क्या लिखा है, सिग्मा स्क्वायर। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो सैंपल्स उठाते हैं, तो उस सैंपल्स में मान लो कि ये एक पॉपुलेशन है, दिस इज द पॉपुलेशन। तो हमने सैंपल लिया यहां पे एक, ऐसे ऐसे करके, हाउ मेनी सैंपल्स, ये मान लो कि टोटल 10 सैंपल्स, 10 सैंपल्स लिए। हर एक सैंपल के में हम लोग अगर रन रिग्रेशन, रन OLS, हर एक सैंपल में हमें OLS का इस्तेमाल करेंगे। 10 सैंपल्स लिए हैं तो हमें क्या मिलेगा, 10 के लिए हमें अलग अलग, ये पहले वाला सैंपल का एरर है, मतलब बहुत सारे मिलेंगे। दूसरे वाले सैंपल का ये, ठीक है ना, ये UI1, UI2, UI3, इस तरीके से 10 मिलेंगे।
ठीक है ना। इसी तरीके से मान लो हर एक सैंपल में 100 ऑब्जर्वेशन है, तो ये वाला क्या आएगा, U1 1, U2 1, U3 1, इस तरीके से U100 1, ये आ गया इसमें। तो इस तरीके से हम लोग क्या 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 कर पाएंगे, इस तरीके से हम लोग एक फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये क्या होता है, कुछ नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरफ क्या आएंगे, यू आई का वैल्यूज, और इस तरफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो उसका हम अगर ग्राफ देखेंगे तो वो ग्राफ इस तरीके का आएगा। हाँ, इसको कहते हैं बेल शेप ग्राफ। क्यों आएगा, तो हर एक मतलब इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एरर टर्म्स। एरर टर्म्स का हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो ये ग्राफ कितने आएंगे, 10 तो आएंगे ना, हर कितने सैंपल्स लिए, वी हैव 10 सैंपल्स। तो इसको अगर देखें, 10 ग्राफ को एक साथ देखें तो कैसा देख सकते हैं, देखो ये जो मैंने ग्राफ पहले किया था, ये एक सैंपल के लिए ग्राफ होगा। तो दूसरे वाले के लिए हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। ये एक हर एक मतलब 10 सैंपल्स, ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से, यूआई का। तो यहां पे ये जो लेंथ है ये, और ये तो ब्रीथ है और विड्थ है, ये सेम होना चाहिए हर एक सैंपल के लिए। जो फैलाव है, ये ग्राफ का जो फैलाव है, ये सेम होना चाहिए हर एक सैंपल के लिए। ये मान लो पहला वाला सैंपल के लिए मिला, उसके बाद हम लोग अगर देखें दूसरे वाले सैंपल के लिए ऐसा मिला, उसके बाद तीसरा वाला सैंपल, उसका ऐसा मिला, उसके बाद चौथा सैंपल, उसका ऐसा मिला। तो ये जो डिस्टेंस है, ये कम ज्यादा हो रहा है ना। तो फिर ये इसको हम कहते हैं वेरिएंस। तो ये वेरिएंस क्या कहा गया था, यहां पे एजम्पशन में क्या कहा गया था कि वेरिएंस, एरर टर्म हैज कांस्टेंट वेरिएंस, मतलब ये वेरिएंस कांस्टेंट रहना चाहिए, ऐसे कम ज्यादा होने से नहीं चलेगा। गुजराती का बुक उठा के एक बार देख लेना, वहां पे देखना कि इस तरीके का है। तो यहां पे देखो, अगर हम देखें तो ये वाला जो एरिया है सबका, ये डिस्टेंस जो है एक होना चाहिए। अगर कम ज्यादा होता है तो एक तो ऐसा हो गया, दूसरा वाला ऐसा हो गया, तीसरा वाला ऐसा हो गया, चौथा वाला ऐसा हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है ये कहीं पर बढ़ जा रहा है, कहीं पर घट जा रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट वेरिएंस है।
है, नॉट कांस्टेंट। समझ में आ गया? तो ये होना चाहिए। तो पहला तो ये जो मीन जो है वो 0 होना चाहिए, वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, और उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन जो है रैंडम वेरिएबल्स, ये इप्सिलॉन, इसको इप्सिलॉन कहते हैं, इप्सिलॉन आई आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। हाँ, ये आई और यू कुछ भी तुम कह सकते हो इसको। तो यहां पे क्या दिया है कि देखो, ये दिया है एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई और यू जे, ये 0 होना चाहिए फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब जैसे u1 u2 u1 u3 u2 u5, ठीक है ना, ये i और j अलग। तो इन लोगों का एक्सपेक्टेशन जो है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब जो एरर टर्म्स आएंगे, यहां पे आ रहा है ना u1 u2, ठीक है ना, ये मान लो u3, ये मान लो u4, ये मान लो u5 u6 u7, ये सारे आपस में रिलेटेड नहीं होना चाहिए, खुद के साथ रिलेशन। मतलब u1 u2 u3 u4 u5 ऐसा करके ये खुद के साथ ये रिलेशन में नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा कोई कोई इक्वेशन हम लोग फॉर्म नहीं कर पाए कि हाँ, ये हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा एक रिलेशन बन गया कि u i प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू यू आई। मतलब अब i का वैल्यू 1 लगाएंगे तो हमें क्या आएगा, u2 प्लस 2u1 इक्वल टू 2u1, u3 2u2 u4 2u3। तो एक रिलेशन बन जा रहा है ना। आगे का टर्म पिछले वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा डिपेंडेंसी, ये मैंने एक एग्जांपल दिखा है, ऐसा डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब कि किसी भी तरीके का कोई डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, हर एक टर्म अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर 5, द एक्सेस आर नॉन स्टोकास्टिक वेरिएबल्स whose values are fixed, therefore excess is uncorrelated with the error term। मतलब हम लोग जो x का इस्तेमाल कर रहे हैं ये एरर टर्म के साथ मिक्स, मतलब रिलेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो these assumptions imply that error has zero mean, है ना, एरर का मीन 0 होना चाहिए, एंड कांस्टेंट वेरिएंस, and that error term is uncorrelated to each other, further xi and ui are also uncorrelated। ये मैंने थोड़ा सा जीस्ट करके यहां पे लिखा, ये तो पॉइंट करके लिखा है। क्वेश्चन में पूछते हैं कि ओएलएस का एजम्पशंस, ये एजम्पशंस का प्रूफ भी मांगते हैं, ये प्रूफ करना होता है। हाँ, उसके बारे में बताऊंगा मैं, वो गुजराती में है, उसको मैं बताऊंगा। कोई भी एक स्टैंडर्ड गुजराती है, बहुत सारे बुक्स है, तो आप वहां पे एकदम मतलब दिया हुआ है। जो नहीं दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। आई विल गिव यू द पेज नंबर्स, सो डोंट वरी। सो समझ में आ गया ना, ये है मोटा मोटा ओएलएस का एजम्पशंस। पहले हमने पॉइंट्स में लिखा 5 पॉइंट्स, और उसके बाद एक जीस्ट बना के, समरी बना के कि दीज एजम्पशंस
imply that error term error term u has zero mean, constant variance. इसका मतलब क्या हो रहा है कि एरर टर्म जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है, नॉर्मल जीरो सिग्मा स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं, कई बुक में ये ऐसा लिखा है IID, आइडेंटिकली इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड द एरर टर्म। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग। अब हमें समझ में आ गया कि एजम्पशंस क्या है ओएलएस का। अगर वो एजम्पशंस होल्ड होते हैं ना, अगर एजम्पशंस आर ऑल एजम्पशंस आर सेटिस्फाइड, देन हम लोग मूव टू द एप्लीकेशन ऑफ ओएलएस। अब ओएलएस का एप्लीकेशन में हम लोग का ये है, आई ऑल्सो रिकमेंड दैट यू मस्ट सी गुजराती। तो अकॉर्डिंग टू ओएलएस बीटा वन कैप, अब जब कैप लगाते हैं और ऐसे ही लिखते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? नहीं नहीं नहीं, वो तो अलग बात है। कैप लगाने का मतलब यही है कि ये सैंपल का है और ये पॉपुलेशन का है। एक्चुअली कैप लगाने का मतलब है इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। बीटा कैप का मतलब वैल्यू आएगा, क्योंकि देखो यहां पे एक मतलब फॉर्मूला दिया हुआ है, समेशन एक्स आई इंटू समेशन वाई आई माइनस एन इंटू समेशन एक्स आई वाई आई डिवाइडेड बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू एन इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर। ये फॉर्मूला, हमें एक्स भी पता है वाई भी पता है, एक्स वाई का मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर सकते हैं, एन के बारे में पता है, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस वी हैव ये भी पता है। तो हर एक वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे तो हमें क्या निकलेगा, ये बीटा वन क्या पाएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, है कि नहीं? नंबर्स आएगा ना, बीटा वन कैप का नंबर आएगा कुछ। समझ में आ रहा है? हाँ, तो थोड़ा सा यहां पे हम लोग क्या कहते हैं इसको, डेविएशन फॉर्म। ये जो यहां पे है एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू स्मॉल एक्स आई, इसको हम कहते हैं डेविएशन फॉर्म। मतलब ये कैपिटल एक्स मतलब जो गिवन वैल्यू है, और गिवन वैल्यू से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मीन। एक्स बार मतलब मीन, एक्स बार मतलब समेशन एक्स आई बाई एन, ये हो गया मीन। तो एक्स आई माइनस मीन, ये क्या आएगा, स्मॉल एक्स आई, ये हो गया डेविएशन फॉर्म। तो एक्स का भी डेविएशन फॉर्म, वाई का भी डेविएशन फॉर्म का इस्तेमाल करके हम लोग फिर आगे जाके क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा बन जाता है। ये भी कई दफा क्वेश्चन में पूछते हैं कि यहां से इसका यूज करके हम ये कैसे लाएं। ये जस्ट कैलकुलेशन है, मतलब जैसे हाँ डिराइव करना होता है, बहुत आसान है, ये गुजराती में दिया हुआ, मैं लिंक, हाँ 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 हाँ, प्रीवियस ईयर देखोगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे भी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, उस टाइम पे हम लोग देखेंगे। तो ये इसका वैल्यू पुट करके ये बीटा वन कैप ये आ गया डेविएशन फॉर्म में। अब बीटा वन कैप का हम पुट करके हम लोग निकाल पाएंगे क्या, वाई का वैल्यू निकाल पाएंगे, मतलब बीटा नॉट का वैल्यू निकाल पाएंगे। किस तरीके से निकाल पाएंगे, अगर हम लोग मीन लेते, इसका भी फॉर्मूला है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वाई आई इक्वल टू बीटा नॉट कैप लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बीटा वन कैप एक्स आई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका समेशन ले लेते हैं, समेशन लेके n से डिवाइड कर देते हैं, तो फिर क्या आएगा, यहां पर आएगा और यहां पर कट जाएगा ना, समेशन बीटा नॉट कैप डिवाइडेड बाई n इज इक्वल्स टू n बीटा नॉट कैप बाई n। तो ये कट के बीटा, खाली बीटा नॉट कैप ही रह जाता है, तो ये वाला आएगा y बार, ये बीटा नॉट कैप प्लस बीटा वन कैप इंटू एक्स बार। ठीक है ना। तो अब बीटा नॉट कैप हम क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे y बार माइनस बीटा वन कैप इंटू एक्स बार। अब बीटा वन कैप का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, ये वाला, तो यहां पे देखो यही लिखा है। ये आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इस बारे में हम लोग बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेविएशन डेरिवेशंस के बारे में बात करेंगे, पहले तो हम लोग समझ तो ले हम करना क्या चाह रहे हैं। इतना कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स सब करके हम क्यों करना चाहते हैं और करके हमें मिल क्या रहा है आखिर ये चीज। हाँ, उसी लिए ना, उसी लिए ये डिस्कशन जरूरी है। ये बाद में हम लोग, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ दिमाग नहीं है। तो यहां पे देखते हैं, लेट अस टेक द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग। अब एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको, एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस टेक द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड डिस्पोजेबल इनकम। यहां पे देखो, सेविंग्स y है, डिस्पोजेबल इनकम x है। डिस्पोजेबल इनकम मींस इनकम माइनस टैक्स इज द डिस्पोजेबल इनकम। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि सेविंग्स, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना। तो मतलब सेविंग्स किस तरीके से डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम लोगों के पास क्या है, डेटा है। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ईयर्स का डेटा है। सेविंग्स का भी डेटा है, डिस्पोजेबल इनकम का भी डेटा है। अब हम लोग अगर कोशिश करें कि ये दोनों के बीच में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कॉजल रिलेशनशिप है ना, सेकंड प्रेडिक्शन, यही तो दो काम है हम लोग का, तो वो हम करेंगे। तो हम लोगों ने इस तरीके का एक, ये हम लोगों ने एज्यूम किया कि सेविंग्स एंड डिस्पोजेबल इनकम के बीच में इस तरीके का एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनता है, जहां पे u एक एरर है। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू निकालना है। देखो, इन दोनों का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये ऑप्शंस है। ये खुद से निकालोगे, ये घर पे जाके HW हो गया, ये फॉर्मूला को देखकर खुद से निकालोगे ये। तो यहाँ पे तुम खुद से अभी यहाँ पे निकाल के यहाँ पे दिया हुआ है, बीटा वन कैप का वैल्यू है 0.099 एंड बीटा नॉट का वैल्यू है माइनस दिस। हाँ, ये वाला दिस टू फॉर्मूला। ठीक है। अब ये दोनों का वैल्यू अगर हम रिग्रेशन में पुट कर देते हैं, तो y कैप
इसको क्या बोलते हैं? प्रेडिक्टेड वैल्यू, वैल्यू ऑफ y। तो प्रेडिक्टेड वैल्यू के देखो यहां पे हम लोगों ने एरर का इस्तेमाल नहीं किया, लिखा है एरर, नो एरर, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे क्या है? प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो इस मॉडल से जो निकला वही हम लोगों ने यहां पे लिया। अगर हम लोग ये लेते, वाई आई लेते, तो ये तो प्रेडिक्टेड वैल्यू नहीं है, ये क्या है? एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई। तो उस टाइम पे हम लोग अगर ये लेते, बीटा नॉट कैप प्लस बीटा वन कैप एक्स आई प्लस यू आई, इस टाइम पे हमें एरर चाहिए। ये क्या है? ये है वाई कैप। तो एक्चुअली यही है फॉर्मूला, वाई आई इज इक्वल्स टू वाई आई कैप प्लस यू आई। तो वाई आई माइनस वाई आई कैप इज इक्वल्स टू यू आई। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक बार। पहला वाला क्या है? प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई माइनस, सॉरी नॉट प्रेडिक्टेड, सॉरी ये तो एक्चुअल वाला है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई माइनस प्रेडिक्टेड, हाँ प्रेडिक्टेड, और हम लोग इसको क्या करते हैं? एस्टिमेटेड, हम लोग खुद से निकाले वाई का वैल्यू। इज इक्वल्स टू एरर, ठीक है ना? तो उसीलिए यहां पे एरर नहीं लिखा गया, तो घबराना नहीं है। तो हम लोग ये इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, बीटा नॉट का ये वाला और बीटा वन का यहां पर। तो ये हो गया एस्टिमेटेड। अब एक्स का एक एक वैल्यू लगाएंगे और हमें एक एक एस्टिमेटेड वैल्यूज, हाँ निकलेगा, एस्टिमेटेड वैल्यूज निकलेगा। अब देखो, लेट अस टेक द रिलेशनशिप बिटवीन, अब इस तरीके से काम होता है। ये पहला एग्जांपल हो गया, थोड़ा समझ में आया? देखो धीरे धीरे एग्जांपल करते करते हम लोग समझ में आएंगे कि चल क्या रहा है। अब दूसरा एग्जांपल में जाते हैं। लेट अस टेक द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, ठीक है ना? वाई वाला क्या कंजम्पशन है, इनकम एक्स है। कितने कितने वैल्यूज है? एक दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना? तो यहां पर भी हम लोगों ने इस तरीके का एक रिग्रेशन, ये जनरल इक्वेशन है रिग्रेशन का, हर जगह पे हम यही लिखते हैं और लिखने के बाद हम इसको निकालते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बीटा नॉट को बीटा वन को फाइंड आउट करते हैं। हाँ हाँ, नहीं क्लास इंटरवल कहां से आ गए यहाँ पे? वो तो अलग एग्जांपल हो गया। जो जो हम एक्स लेंगे, नहीं नहीं, जो एक्स लेंगे यहां पे एक्स क्या लिया? इनकम लिया है, और वाई लिया है कंजम्पशन, ठीक है ना? तो जो वेरिएबल होगा वो वही वही होगा। फ्रॉम द अबव डेटा वी जनरेट अ रिग्रेशन इक्वेशन फॉर कंजम्पशन ऑन इनकम। ये ध्यान में रखना, ऑन ऑन इनकम, ठीक है? तो अब तुम खुद से ये भी एच डब्ल्यू हो गया, खुद से निकालो इसका बीटा वन का वैल्यू, वही फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, ठीक है ना?
पहले पहले इसका डेविएशन निकाल लेना, डेविएशन फॉर्म। यहां पे इसका सम करके y निकाल लेना। उसके बाद y बार, यहां पे n क्या है, 10 है, 10 है n, तो y बार निकलेगा। उसी तरीके से x बार निकलेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, 70 माइनस x बार जो आएगा वो स्मॉल x1 होगा। 65 माइनस x, सॉरी यहाँ x नहीं y होगा, y बार स्मॉल y1। 65 माइनस y बार स्मॉल y2। 90 माइनस y बार स्मॉल y3। इसी तरीके करते करते हम लोग स्मॉल y10 निकालेंगे। उसी तरीके से 80 माइनस x बार x स्मॉल x1, 100 माइनस x बार स्मॉल x2, ऐसे करते करते स्मॉल x10 निकालेंगे। तो ये हो जाएगा डेविएशन फॉर्म। स्मॉल x एंड स्मॉल y क्या हो गया, डेविएशन फॉर्म। एक बार फिर से xi माइनस x बार इज द स्मॉल xi, yi माइनस y बार इज द स्मॉल yi। ठीक है ना, उस तरीके से हम लोग ये निकाल लेंगे। निकालने के बाद y कैप मतलब एस्टिमेटेड, हाँ वेरी गुड, वो लगा देंगे तो ये निकल जाएगा। अब थोड़ा सा आगे जाके हम लोग देखते हैं। द ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स आर अनबायस्ड। ये अनबायस्ड के बारे में और भी आगे जाके हम लोग बात करेंगे कि अनबायस्ड चीज क्या होता है। आर कंसिस्टेंट, अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट, ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल पार्ट है, इसको हम और ध्यान से समझेंगे लेकिन और आगे जाके। अभी सारा चीज देखो एक 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 डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग को समझ में आ रहा है। और आगे जाएंगे तो हम लोग और डीप में थोड़ा सा देखेंगे कि अनबायस्ड, एक्चुअली अनबायस्डनेस यही होता है कि बीटा नॉट कैप इज इक्वल्स टू बीटा नॉट, बीटा वन कैप इज इक्वल्स टू बीटा वन। खाली ये जानने से हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये अनबायस्ड क्या है, ये कंसिस्टेंट क्या है। ये पहली बात तो ये जो है ये सैंपल का पार्ट है, ये जो है ये पॉपुलेशन का पार्ट, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, लेकिन आई हैव सीन दैट इन मोस्ट ऑफ द बुक्स दे डोंट कवर दिस पार्ट, एक्चुअली दिस अनबायस्डनेस। उसी तरीके से हम लोग जो छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं अनबायस्ड का, जैसे कि ये पहली बार हम लोगों ने ये बात किया था कि एक पॉपुलेशन ले रहे हैं हम लोग, इस तरीके का एक पॉपुलेशन, हाँ ठीक है, 10 लो 20 लो, ये डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर, आप कितने सैंपल से इसको, इस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। उसका भी टेक्निक है कि ये मनमानी में डिपेंड नहीं करती कि नंबर ऑफ सैंपल्स कितना होना चाहिए ताकि ये पूरा एंटायर पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन उतने सारे सैंपल्स में हो जाए। देखो सैंपल्स हम लोग क्यों लेते हैं, पहली बात तो ये समझ में आते हैं कि सैंपल्स, ये एक इतना बड़ा पॉपुलेशन जैसे कि होल इंडिया का, कि अगर इफ आई वांट टू नो दैट, हाँ वही 125 करोड़ देशवासी है, तो एक बात है कि हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में सोचते कि महिलाएं, हम लोग बोलते ना महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, कि वुमेन एम्पावरमेंट उन वुमेन के
पेरेंट्स के या तो ऐसा लेते कि वुमेन एम्पावरमेंट उनके एजुकेशन के ऊपर कैसा डिपेंड करता है, और हाउ एजुकेशन कैन अफेक्ट, ये एक क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूं मैं आप, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, हाउ एजुकेशन कैन अफेक्ट द वुमेन एम्पावरमेंट, ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए तो हम 125 करोड़ देशवासियों का पूरा डेटा इकट्ठा कर ले, ये हर टाइम पे मुमकिन नहीं है। हम लोग करते हैं, कब करते हैं? जब सेंसस होता है, हर 10 साल में सेंसस होता है। उस सेंसस के टाइम पे हम लोग हर एक गांव, नुक्कड़, डिस्ट्रिक्ट, जिला, है ना, राज्य, हर एक इंडिविजुअल का डेटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन दैट इज अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस, वेरी लेंथी प्रोसेस एंड वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, बहुत खर्चा। तो पूरा पॉपुलेशन का हम लोग, पहली बात तो ये है, हम लोग डेटा कलेक्शन करना ही बहुत प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले तो हम लोग एक एजम्पशन लेते, जैसे कि हम लोगों ने कहा ना, इकोनोमेट्रिक्स में हम लोग पहला काम करते, क्या करते, पहला तो ये है कि हम लोग एक एजम्पशन कर लेते कि थोड़ा सा थ्योरी लॉजिक के ऊपर बेस करके, हाँ, एजुकेशन, महिला मतलब पढ़ाई लिखाई, ये पढ़ाई लिखाई महिला सशक्तिकरण में पॉजिटिव इफेक्ट लाता है, ठीक है ना। एजुकेशन वुमेन एम्पावरमेंट में पॉजिटिव इफेक्ट। अब वो इफेक्ट क्या है वो निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सैंपल्स हम इकट्ठा कर सकते हैं। अब सैंपल्स कितने होंगे, क्या होंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, ये तो हम, ये अलग एक थ्योरी है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह अलग। इन स्टैटिस्टिक्स वी स्टडी दैट पार्ट इन डिटेल, सो आई विल नॉट डिस्कस दिस पार्ट हियर। अब ये हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि ये हम, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, 10 सैंपल्स लिए, तो हर 10 सैंपल्स के लिए हम 10-10 क्या, यहाँ पे एक रिग्रेशन लाइन फिट होगा, यहाँ पे 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 फिट होगा। हर एक सैंपल के लिए रिग्रेशन लाइंस फिट होंगे, होंगे कि नहीं फिट होंगे, बताइए। हाँ, अगर फिट होंगे तो हर एक लाइन के लिए हम लोगों को क्या मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है ना, हर एक के मिलेगा। तो अब ये जो बीटा 1 है, कितने बीटा 1 से, 10 बीटा 1 से, 10 बीटा 1 से। अब 10 बीटा 1 का अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करके देखेंगे, यहां पे फ्रीक्वेंसी, यहां पे बीटा 1, तो देखेंगे ये तो वैल्यूज आएंगे ना, एक्चुअली वैल्यूज आएंगे, ये कैप में होगा, वैल्यूज आएंगे। तो देखेंगे कि इस तरीके का कर्व आता है। तो मान लीजिए यहां पे जो वैल्यू है ये 1.37 है, ठीक है, जस्ट फॉर ये मान लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 1.37 वैल्यू के आसपास बहुत सारे, यहां पे कितने बीटास हैं, ये इतने सारे वैल्यूज हैं। यहां पे मान लीजिए एक बीटा मिला है, यहां पे 2 बीटा, यहां पे 3, यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे ज्यादा बीटा मिल रहा है, ठीक है ना, ज्यादा बीटा इस वैल्यू के आसपास मिल रहा है। तो हम उसी को मान लेंगे कि यही पॉपुलेशन पैरामीटर का वैल्यू है। वैसे पॉपुलेशन पैरामीटर का वैल्यू हम लोग कभी जान ही नहीं सकते। ओरिजिनल इस पॉपुलेशन में बीटा 1 का जो वैल्यू है वो कभी भी हम जान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने तो लिया ही सैंपल, तो हम जान नहीं पाएंगे ओरिजिनल पॉपुलेशन पैरामीटर का वैल्यू। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये बीटा 1 का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करके जो
जिस वैल्यू के आसपास ज्यादा बीटा आ रहे हैं उस वैल्यू को हम कंसीडर कर सकते हैं एज पॉपुलेशन पैरामीटर। तो उसीलिए हम लोग ये लिखते हैं कि बीटा वन कैप का एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा वन है। अब ये बीटा वन जो है पॉपुलेशन वाला, तो ये वाला ये हो गया, इसको हम बोलते हैं हाँ यही पॉपुलेशन, मतलब ये लगभग यही होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा पॉपुलेशन पैरामीटर का वैल्यू ये हम बोल नहीं पाएंगे। नहीं, वो जो हम अगर हम लोग वो डेटा को इस्तेमाल करके हम काम करते हैं सेंसस वाला, तब तो सही है, लेकिन वो हर दफ्ता, हाँ तब वो तो मैंने कहा ना, वो तो हर घड़ी हर घर, हर नुक्कड़, हर चौक, हर जिला, सब जगह से, मैंने एक भी घर छूटता नहीं है उसमें, उस सर्वे में, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो तो हर एक 10 साल में होता है ना। लेकिन हमें जो ये क्वेश्चन इसका आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो बीच बीच में जो सैंपल सर्वेस होते हैं हमारे देश में, जो सैंपल सर्वेस होते हैं, तो सैंपल सर्वे को उठा के हम लोग काम करते हैं, या तो गवर्नमेंट जो करती है सैंपल्स, थोड़ा थोड़ा सैंपल करके सर्वे करती है, उसका डेटा उठा के काम कर सकते हैं, या तो खुद से हम लोग सैंपल्स, जैसे कि हम पश्चिम बंगाल के एक जिला, हाँ हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का ले लेते, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे घर हैं, तो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे घर, अब मैंने हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये मान लो हावड़ा ही है, ये जो पॉपुलेशन लिखा है ये हावड़ा का ही है। अब हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे हम लोग छोटा छोटा करके सैंपल्स लेते हैं, हर एक सैंपल में मान लो कि 500 घर आ गया, ऐसा करके हमने 100 सैंपल्स लिए, तो 500 करके घर इंटू 100 सैंपल्स, तो हो गया 50,000। तो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में 50,000 से ज्यादा घर है कि नहीं? 50,000, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा घर। जैसे मैं छोटा एक बताता हूं, अभी हाल ही में जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है ना, उसमें डायमंड हार्बर जो लोकसभा, हाँ लोकसभा जो केंद्र है, वहां से एक जो कैंडिडेट है उसने लगभग 7 लाख वोटों से जीता है। तो 7 लाख वोटों से जीते हैं वो, तो उससे ज्यादा ही वोट मिले ना उसको, तो ये तो मान सकते कि 10 लाख वोट मिले उसको, तो 10 लाख वोट मिले तो 10 लाख वोट। अब तुम सोचो कि वहां पे नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने घर होंगे, अगर 10 लाख लोगों ने उनको वोट दिया है, बाकी भी कैंडिडेट्स थे तो बाकी को भी थोड़ा थोड़ा तो वोट मिला है, तो लगभग मान लो कि वहां पे 20 लाख लोग रहते हैं, ठीक है ना, तो 20 लाख लोग 50,000 घर में रहेंगे, नहीं हो पाएगा ना। तो 50,000, ये तो मैंने छोटा सा एक बताया, तो ये इससे भी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, 30 लाख, 40 लाख लोग, 50 लाख लोग, तो वो बहुत सारे हाउस होल्ड, ये 100 बताए, ये अगर मैं इसको 10 ले लेता हूं तो 5,000 घरों का डेटा लिया, 5,000 घर का डेटा क्या है, बहुत छोटा है हावड़ा के लिए, तो उसी तरीके से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, इसको बाद में और डिटेल में समझेंगे। ऑर्डिनल लीस्ट स्क्वायर्स OLS estimators are unbiased and consistent, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे बाद में। In fact, one of the properties of the ordinal least square estimators is that all estimators which are linear and which yield unbiased estimates, the estimates resulting from OLS estimator have the minimum variance.
दिस इज द बेसिस ऑफ गॉस मार्कोव थ्योरम। ये गॉस मार्कोव थ्योरम भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में। तो अभी गॉस मार्कोव थ्योरम क्या है? गॉस मार्कोव थ्योरम यही है, इन नटशेल हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी रिग्रेशन एनालिसिस में ओएलएस के सारे असम्पशंस सेटिस्फाई हो रहे हैं, किसी रिग्रेशन एनालिसिस में ओएलएस के सारे असम्पशंस, वो जो हमने बताया ना 5 असम्पशंस ऊपर में जो बताए थे, 5 assumptions, हाँ 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 हाँ, वो वाला, हाँ हाँ वही वही वही, हाँ 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 वही वही, जितने भी सारे, तो वो 5 assumptions अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं ना, तो अगर हम वहां पे ओएलएस का इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ओएलएस एस्टिमेटर्स, ये वाले एस्टिमेटर्स बीटा नॉट कैप, बीटा 1 कैप आर ब्लू। ब्लू का मतलब बेस्ट, एल का मतलब लीनियर, यू का मतलब अनबायस्ड, ई का मतलब एस्टिमेटर। तो फिर ब्लू होंगे। बेस्ट मतलब मिनिमम वेरिएंस, ज्यादा वेरी नहीं होगा, बहुत वेरिएंस कम होगा, ठीक है ना। लीनियर भी होगा, अनबायस्ड होगा, और एस्टिमेटर तो है ही हो। तो फिर गॉस मार्कअप थ्योरम यही बोलता है कि एक रिग्रेशन एनालिसिस में जो ओएलएस के assumptions है, वो अगर सभी assumptions सेटिस्फाई हो गए, तो ओएलएस एस्टिमेटर्स को हम क्या बोलेंगे? ब्लू बोलेंगे, BLUE। अगर सारे assumptions के बीच एक या दो assumptions भी होल्ड नहीं होते, तो फिर ओएलएस एस्टिमेटर्स को हम ब्लू नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना। तो गॉस मार्कअप थ्योरम का एक्चुअली एम क्या है, उद्देश्य क्या है? गॉस मार्कअप थ्योरम का एम जो है, वो एक्चुअली वो कहना क्या चाहते हैं? गॉस मार्कअप थ्योरम का मेन जो कहना है कि अगर ओएलएस का सभी assumptions होल्ड हो रहे, सेटिस्फाई हो रहे, तो ओएलएस के अलावा और कोई भी आप टेक्निक का इस्तेमाल कर लीजिए, बढ़िया रिजल्ट, ओएलएस से बढ़िया रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? अगर ओएलएस का सारे assumptions जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, वो होल्ड हो रहे हैं, तो फिर ओएलएस के अलावा, मैंने कहा ना ओएलएस के अलावा बहुत सारे और भी टेक्निक्स है, मेथड्स है। अब तुम खुद से भी बना सकते हो अमन मेथड, ठीक है ना। तो कोई भी और मेथड का इस्तेमाल करके, टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग अगर निकालेंगे एस्टिमेटर्स, मतलब बीटा नॉट, बीटा 1 का वैल्यू निकालेंगे ओएलएस का अलावा, हाँ, तो वो ओएलएस से बेहतर नहीं होंगे। सबसे बेहतर ओएलएस ही है अगर ओएलएस का सभी assumptions होल्ड हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो फिर हम लोग दूसरे पे, दूसरा तीसरा कोई भी अलग स्पेशल टेक्निक्स हम देख सकते हैं। तो यही मेन कहना है, मुद्दा है गॉस मार्कोव थ्योरम का, ठीक है। तो यहां तक छोड़ते हम लोग, और उसके बाद हम लोग वापस आगे जाके देखेंगे।